कोर्स करने के आने के बाद पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। 12 दिन में हम बेस कैंप पहुँचते हैं, जहाँ आपका दिल ऐसे धक धक करता है, ऐसे 16 मंजिला इमारत पे करता है। वहाँ जाने के बाद आपका बॉडी का फेट मसल्स खत्म होता है, धीरे धीरे आपके सेल्स मरने लग जाते हैं, खून की उल्टियाँ होती हैं, पेट का एसिड बाहर आ जाता है, चेहरे से इतनी छाल निकल चुकी होती है कि खून टपकता रहता है। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, तो गार्बेज डेड बॉडीज का गार्बेज है। यदि आज मैं मरती हूँ और 25 साल बाद आप जाओगे तो मैं आपको ऐसी ही दिखूंगी, बस थोड़ी वाइट हो जाऊंगी। तो माउंट एवरेस्ट पे 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज का गार्बेज है। तो मेरे शेरपा ने कहा कि बहनी सबमिट कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे। स्कॉर्पियन फिश होती है जो बिल्कुल रेतीली दिखती है, उसको टच कर लिया तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है पानी में। तो टेक्निकल डाइविंग मतलब माउंटेनरिंग से और ज़्यादा कठिन, क्योंकि आप सेकंड में मर जाओगे यहाँ। नमस्कार, गांव पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ बड़ा करने से पहले आपको बड़ा सोचना शुरू करना होगा। गांव पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जिन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर पहले तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ, उसके बाद समुद्र की गहराई को नापकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। मेघा जी, गांव पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कैसा रहा। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए हमको। जैसे एक नानी के घर का किस्सा था आपके, कैसे आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। आप एक गांव के बैकग्राउंड से आती हैं और उसके बाद वहाँ से निकल के माउंट एवरेस्ट तक की जो जर्नी है, तो उसमें बचपन का बहुत योगदान रहता है। कहते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है, तो आप कैसे वो सोचा आपने कि अब माउंट एवरेस्ट आप चढ़ सकती हैं? बचपन में तो कभी ये ख्याल नहीं आया जी। बचपन तो मेरा बहुत उदंड रहा है। इमली के पेड़ पे चढ़ के डगला पे झूलना और डगला का टूट जाना, दम से नीचे गिरना, फिर मम्मी के पास रोते रोते जाना, चाहे फिर जोर जोर से मतलब डगाल पे इतनी तेज झूले लेना कि ऊपर तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, हम ये लोग 14 साल तक ही खेल पाते, बाद में फिर हमको खेलने में नहीं देते। अच्छा लगे, बड़ी छोटी बड़ी हो गई तो खेले ऐसे, तो खेलने का भी एक बड़ा वो कम समय होता है। तो मेरे अलावा मेरे गांव में उस समय सब अधिकतर मेरे भाई लोग ही मेरे हम उम्र थे, बाकी लड़कियां तो थी नहीं जी। तो बहुत उदंड रही हूँ, बहुत मस्ती करी है, पढ़ने में बहुत कमज़ोर रही हूँ। 3 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था, बहुत मुश्किल से याद होता था। और फिर गांव में स्कूल 5वीं कक्षा तक था, तो फिर पढ़ने के लिए मामा जी के घर रही। आपका गाँव कहाँ था? मेरा गांव मध्य प्रदेश में एक ज़िला है सीहोर में गांव है भोजनगर। पापा खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं। फिर मेरा बाकी का जो बचपन और किशोरावस्था मामा जी के घर पे बीता। दूसरों के घर पे जब हम रहते तो वो कठिन हो जाता है, तो मामा जी के घर पे बीता, थोड़ा कठिन रहा, मेंटली कठिन रहा। फिर थोड़े और बड़े हो गए, किशोरावस्था में आ गए, चीज़ें और समझने लगे, तो थोड़ी कठिनाइयाँ और बढ़ गई इमोशनली। और उसके बाद फिर वापसी 2012 मतलब 12th करने के बाद गांव आ गई थी। गांव वापस आई आप? जी। उसके बाद की आपकी क्या जर्नी रही है गांव वापस आने के बाद? मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस बैकग्राउंड में रहता तो मेरे लिए बेसिकली गांव में क्या होता है कि आप आर्मी में चले जाओ या पुलिस में भर्ती हो जाओ, या लड़कियां हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा उनकी शादी हो जाती है ग्रेजुएशन के बाद। तो उस बैकग्राउंड में या उस जगह रह के एक चीज़ ये सोचना है कि यार मेरे को एक दिन माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो ये सोच और किससे इंस्पायर हुई आप? कैसे आपने वो जर्नी शुरू की? किसकी हेल्प ली कि कैसे करना है वो? एक गांव कनेक्शन जो पीछे लिखा है, वो गांव कनेक्शन जरूरी भी बहुत है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, हमारे यहाँ हम 2-2 साल के होते हैं, हमारी सगाइयाँ हो जाती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। 2 साल में से? 2 साल में तो ऐसे नहीं होती, रिंग सेरेमनी नहीं होती है, नारियल यहाँ से वहाँ भेजते हो और सगाइयाँ हो जाती है कि हाँ थोड़े ज़मीन जायदाद थे, लड़की 18 साल की होगी, हम कर देंगे। तो बचपन में हो जाती है, मेरी भी हो गई थी। हम 18 साल के होते हैं तो हम लोगों को सिर्फ 12वीं इसलिए पढ़ाई जाती है। उस पूरे रीजन में जितने भी गांव हैं, लड़कियां 12वीं करती हैं। उसका कारण ये हो गया है कुछ सालों से कि सरकारी सम्मेलन और जात के सम्मेलन में सारे सर्टिफिकेट फर्जी लगा देते थे लोग। तो अभी कंपलसरी हो गया था कि 9th से लेकर 12th तक की मार्कशीट लगानी पड़ेगी आपको। तो वो 12th की जो मार्कशीट है, फिर वो फेल की हो या पास की हो, कोई मायने नहीं रखा था, और 12वीं करी हुई होना चाहिए।
तो वो 9 से 12 तक का जो टाइम है वो दिखाते हैं कि हाँ हमारी लड़की बालिग है, 18 साल की है, ब्याह लायक है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सो सबकी शादी ऐसी होती है, मेरी भी वैसी थी। तो हुआ ये था कि मेरी जब लगन निकली उस समय मेरे सपने भी यही थे कि अब बस शादी तो कुछ दिन में होने ही वाली है, उसके घर पे सामने वाले व्यक्ति के घर में राख से बर्तन नहीं मंजवाना चाहिए, वो बस फ्रिज हो जाए, मुझको कुछ नहीं चाहिए था इस दुनिया में। देन मेरे बड़े पापा मेरे भाइयों को वापस बार बार शहर छोड़ के आते थे, वो गांव भाग आते थे। कारण ये था कि उनको खाना पसंद नहीं आ रहा था शहर का, बाई के हाथ का, टिफिन के हाथ का। देन बड़े पापा ने देखा कि रोड के जस्ट सामने उनके रूम, भैया लोगों का जो रूम था उसके कुछ दूरी पे गर्ल्स कॉलेज था जी। तो उनको मेरा ख्याल आया कि सबसे छोटी हूँ मैं घर की लड़कियों में, मेघा ने अभी 12वीं करी है, लड़कियों का कॉलेज है, छोरियों का कॉलेज है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, इसकी शादी होल्ड पे डाल देते हैं, तो ये भी ग्रेजुएशन कर लेगी छोरी उनके कॉलेज में, और लड़कों की रोटी भी बन जाएगी, तो ये भी पढ़ लेंगे। अच्छा, मतलब पढ़ाई का संबंध रोटी से जी। और वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, वरना आप बताओ क्या कारण होगा जो मुझको घर से वो बाहर भेजेंगे। सही बात। कुछ कारण नहीं था ऐसा। मैं तो आज भी जितनी लड़कियां होती हैं उन सबको बोलती हूँ कि स्पेशली यदि आप गांव में हो तो भले ही धक्का मार के पढ़ाई करो, 59 नंबर लेकर आओ, पर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, PhD करो। कि हम कहेंगे ना कि हमको खेलने जाना है तो एक बार वो मना कर देंगे। हम कहेंगे ना कि हमको ये डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखने जाना है, ब्यूटिशियन का कोर्स करने जाना, मना कर देंगे। बट समय के हिसाब से ये माहौल थोड़ा चेंज हुआ है कि मेरे को पढ़ना है, तो फिर भी वो बोल देंगे हाँ ठीक है पढ़ लो। तो ये आपकी आज़ादी का एक प्लेटफॉर्म है सभी लड़कियों का, कम से कम इस बहाने ही सही आपको घर से निकलने का मौका रहेगा। तो पढ़ाई बहुत बड़ा माध्यम मेरे लिए रहा। सो मैं फिर ग्रेजुएशन के लिए गर्ल्स कॉलेज में आई, और वहाँ दुनिया बिल्कुल अलग, जहाँ मैं दुर्गांव की पीले पीले बाल, वहीं पे शहरी बच्चियाँ भी गवर्नमेंट की आई थी। यहाँ मेरे भाइयों का सुबह स्कूल होता था, कोचिंग होती थी, तो उनका सुबह टिफ़िन बनाना, रोटियाँ बनाना, और नीचे से हेडपम्प से दूसरी मंजिला पे पानी लेके जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा 2nd फ्लोर पे रूम था, 2 रूम थे। तो नीचे हेडपम्प से फटाफट 14-15 कुप्पे पानी वाले, कृति फॉर्चून वाले, उनको भर के फटाक से ऊपर लेके जाना, 15-16 कुप्पे, कॉलेज जाना, कॉलेज के फिर वापस आके शाम को खाना बनाना, इन सब लोगों के कपड़े धोना। तो ये मेरा काम हुआ करता था, और वही बिगड़ने सुधरने की उम्र थी। पर आज़ादी तो मेरे को भी लगी, और जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वही मेरे को पहली बार हवा लगने का पहला ये होता कि मैंने फर्जी फेसबुक आइडियाँ बनाई थी। देन मैंने मेरे फादर के 250 रुपये चोरी करके गर्ल्स कॉलेज की हम लड़कियाँ वाटर पार्क चली गई थी। गांव के एक भैया ने देख लिया था कि अरे इनकी लड़की तो पानी में मस्ती कर रही, छोरियों, घर ले जाया गया, बहुत मारा था। फादर आपकी तरह बैठे हुए थे, तो उनको भी बोल रहे थे लोग कि इसको अब जल्दी से विदा करो, आज वाटर पार्क गई है, कल से कना कहाँ जाएगी, या जल्दी कना कहाँ, आप समझ रहे हो ना, डर कहाँ जाएगी, इसको जल्दी से इसकी शादी करो। सो फिर मेरे पापा ने बोला कि वो मेरे से बोला कि वाटर पार्क जाने में बुराई नहीं है, बस बता देते कि तू कहाँ है तो मैं इन सबके बता देता हूँ। तो उस समय एक चीज़ समझ में आई कि मेरे को फील हुआ कि हम लोग कहते हैं ना सही और गलत में अंतर क्या है। वो काम जो हमको बताने में हमारे पेरेंट्स को शर्म आए, वो काम गलत है। और हर वो काम जो हम हक से बता दे कि मेरे को पहाड़ चढ़ना है, मुझे उद्योग खोलना है, भले पापा मम्मी नाराज़ हो रहे पर मैं बता पा रहा हूँ, सही है। तो फिर सबके मना करने के बाद भी पापा ने मुझको ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा वापस कि नहीं तो ग्रेजुएशन कर। और जब बाइक पे बिठाया भाई के साथ तो बोला बेटा एक चीज़ याद रख जे, अच्छो करेगी तो भी हमारा नाम होएगा, बुरो करेगी तो भी हमारा नाम होएगा। तो मेरे को लगता है कि हम लोग कहते हैं ना ओपन माइंडेड, बोल्डनेस, ज़रूरी नहीं है कि अब शहर में आने के बाद भी हो। मेरे फादर का वो डिसीजन किसी बोल्ड डिसीजन से कम है क्या? कितना बड़ा बोल्ड डिसीजन है, जो एक लाइलॉन का जूता पहनने वाला व्यक्ति जो सिर्फ रात कहीं रुकता ही नहीं है, गाय भैंस दूध नहीं देंगे वरना एक आमदनी कैसे चलेगी, पर वो अपनी बच्ची को फिर से पढ़ने के लिए भेज रहा है कि अब शुरुआत हो गई है तो इसको तो पढ़ाई पूरी कराए। वो टाइम बदल गया लाइफ, मतलब गाड़ी पे बैठते बैठते जो मंथन चल रहा था ना कि कुछ ऐसा करना है कि जो पापा को सबने भी ताना दिया, प्राउड फील कराना है,
वो लड़की हो या लड़का हो, हम सबके मन में बाद में वो फीलिंग आती है कि राज्य के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। सबसे पहली फीलिंग, आप इस कुर्सी पे बैठे हो जी, हम सबका पहला मकसद होता है कि पापा parents को बोले खुश होना। शाबाश अच्छा कर रहा है हमारा बच्चा। तो वहीं से कॉलेज में आने के बाद सबसे पहले तो जो फालतू काम थे वो बंद किए। उसके बाद लगा कि कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को कॉलेज वाले लोग बुलाएं। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता था, तो उसमें प्रिंसिपल फ़ोन करती है पिताजी को, उसमें कलेक्टर आता है, एमएलए आता है, आप जो बच्ची स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है उसके पापा उसके बगल में खड़े होते। मुझे वो चाहिए था, उसके लिए बहुत अच्छे काम करने होते थे, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। तो जो 19 साल से लेके 23 साल तक की जो उम्र है ना, वो इतनी अपरिपक्व होती है कि एनर्जी भरी हुई है और वो कहीं भी लग सकती है, गलत लाइन में भी अच्छी लाइन में भी। सो जब मैं एनएसएस, मेरे को एक ऐसा एक्सपोजर मिला, एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, उसने मेरी एनर्जी को चैनल में डिवाइड किया, अच्छे कामों में डिवाइड किया। स्पोर्ट्स ने मेरी एनर्जी को सही दिशा में लगाया, बाहरी लोगों से मिली, प्लेटफॉर्म पता चले, बातें पता चली, वरना वही गुड़गुड़ा की बातें। तो हमें बच्चों को ना फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, कॉलेज में मंथन कर सके, चिंतन कर सके। वरना आजकल के बच्चे 12वीं करो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, भेज देते, लगा देते, उनको मंथन करने का समय नहीं दिया। मैं भी गई थी एसआई की तैयारी करने के लिए, मेरे को समझ में आया मेरे पल्ले पटा नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, इसके तो मैं लायक नहीं हूँ। पर मुझे ये पता है कि मैं तैयारी करती तो मैं आज कांस्टेबल भी नहीं बन सकती हूँ। मैं उस पद की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मुझे पता है कि आज मध्य प्रदेश में कोई भी MPPSC का एग्ज़ाम देता है तो वो किताब में जीके की बुक में मेरा नाम पड़ता है। मध्य प्रदेश की पहली लड़की माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर कौन है, वो पढ़ता है। जितने भी मध्य प्रदेश के रिसेंट 3 साल से एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर एक प्रश्न में टिकाता है। मेरा भाई भी तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, तो वो बोलता है मम्मी मेरा 1 नंबर तो फ्री फोकट में दीदी की वजह से हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पता है कि मैं उस लायक नहीं हूँ। मुझे पता था कि मैं कभी IITs IIM के कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, पर मुझे अब ये पता है कि मैं एक IIT कॉलेज में पूरे IITs में जाती हूँ, पर एक IIT में जब मैं जाती हूँ, जो वो है वो मैं बन नहीं सकती कभी, बट मैं उनको ट्रेनिंग देने जाती हूँ। मैं कभी IAS IPS नहीं बन सकती, पर मैं मसूरी जाती हूँ, फिर मैं नरोना एकेडमी में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। फिर मैंने जो मेरी फील्ड में अचीव किया वो मेरा एक्सपीरियंस अब मैं उनको ट्रेनिंग के रूप में देती हूँ। सो हम लोगों को हमारे बच्चों को मंथन करने देना होगा। जो मेरे को मौका मिला था और मैंने किया वही था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए करते करते सब हो गया। तो ये जो आपने बताया कि जिस संस्था के माध्यम से आपको एक सोचने समझने और आपने फिर उसके बाद इस जर्नी को परस्यू किया, तो मेरा एक सवाल है कि एक लेवल होता ना हर चीज़ का, कि चलिए आपको पहाड़ चढ़ने थे, तो कोई भी मतलब माउंट एवरेस्ट और पहली लड़की मध्य प्रदेश से, तो जब आपने उस जर्नी को शुरू किया तो मैंने सुना है कि वहाँ पे जब आप उस हाइट पे जाते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, शायद वो कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद डेड बॉडी या कुछ भी। तो वो जो जर्नी थी नीचे से ऊपर तक की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मुझ में लाख कमी है, बस एक मेरी पूरे व्यक्तित्व की एक ताकत है जी, मैं बहुत जिद्दी हूँ। बचपन में मतलब मेरी मम्मी किसी खिलौनों के लिए मेरे को मारती थी तो मैं नहीं छोड़ती थी, भले वो कितनी भी मारे। तो मम्मी यही बोलती थी यार छोरी बहुत जिद्दी है, मतलब बचपन से ही है। पर वो मेरे लिए एक समय श्राप था और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत कब बनी कि वो इतना दृढ़ संकल्प है मेरा जिद का कि या तो मैं ठानते नहीं हूँ, ठान लिया तो मुझे टच मतलब ऊपर वाले का ये है, कुछ नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। डन मतलब डन, वो मेरे को घड़ी की वो सुई की तरह अटक जाएगा जब तक मैं उसको पार नहीं कर लूँगी, वरना वो जाता ही नहीं है दिमाग से। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए बहुत मेहनत की, चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। NCC होता है वैसे NSS होता है, NSS के थ्रू स्टेट कैंप, नेशनल कैंप गई, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मालदीव भेजा, जहाँ में इंडिया रणजी ट्रॉफी के कैप्टन ये सब थे, हम थे वहाँ पे। मैंने दुनिया का मतलब कहते हैं समंदर देखा तो मालदीव का समंदर देखा सीधा, और पहाड़ देखा तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखा। कुछ भी हल्का नहीं किया। सो वापस आने के बाद ना मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो अखबार में फोटो छपा था बहुत बड़ा। तो आने के बाद मेरी टीचर ने मेरे को बोला कि तुम दूसरी बच्चियों से तो अलग हो बेटा, कुछ तो है तुम में, वो तुम कुछ तुम्हारा खोज लेना। तो वो कुछ मैं हर दिन खोजती थी। फिर मैंने छोटी छोटी नौकरी करी, 2500 की नौकरी, 5000 की नौकरी,
और फिर मेरी ई गवर्नेंस में सरकारी नौकरी लगी, पर वो कुछ मिल ही नहीं रहा पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते। देन आपने पीजी किस फील्ड में की थी मैम? MSW, अच्छा, मास्टर सोशल हाँ वर्क। जी। BCA मैंने किया था, पर मुझको सच में कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। पर MSW जब मैंने किया था, मैंने इतने मन से किया था कि मतलब, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चीज़ थी, सोशल वर्क, सोशल चीज़ें। हमने कई गाँव को LED युक्त किया था। उस समय हम लोगों ने गांव के बच्चों को नए बैग, किताबों की एक लाइब्रेरी बनाई थी कि पुरानी क्लास के बच्चे अगली क्लास लोगों को दे देंगे। हमने कॉन्सेप्ट लाए थे, जो आपके लिए वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट है। तो हमने लोगों की पुरानी चीज़ें इकट्ठी की थी। गांव में जो बॉर्नविटा का डब्बा यहाँ फेंक देते हो, गांव की दीदियाँ उसमें मसाले रखती थी, हम लोगों ने उन तक पहुँचाया था। तो ये वो टाइमिंग था जब कुछ ढूंढ रहे थे हम। देन MSW करते टाइम भी लगा कि यार अच्छा चल रहा है सब, बट फील नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि MSW के तुरंत बाद जो पापा एक साल मांग के गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर वो शादी में बदल जाएगा। कुछ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देन एक दिन जब मैं ई गवर्नेंस की नौकरी करने के बाद, वो भी मैंने छोड़ दिया। मैं जब एक जगह इनपुट पे काम करती थी, तो मुझे ढेर सारे अखबार पढ़ने होते थे। सो उसमें एक खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश के पहले 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। ओके, ये फिर मैंने गूगल करा, पता चला 32 साल पहले बछेंद्री पाल मैम ने क्लाइम किया, मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने नहीं किया। देन क्लिक हुआ, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। सो वो ठान लिया, बट वो ईजी नहीं था। फिर पता किया उसके लिए, लोग बहुत बुद्धू बनाते हैं, स्पेशली अब गांव के बच्चे होते हो तो बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग फाइनेंशियली बहुत आपका पैसा बर्बाद कर देते, जानकारी प्रॉपर नहीं देते, बुद्धू बनाते रहते। देन पता चला कि कोर्सेज होते हैं। फिर भारत में 5 इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग के, वहाँ जाके हम लोगों ने, मैंने कोई कोर्स किए। कोर्स करने के आने के बाद पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। वो इकट्ठा करने में बहुत पापड़ बेले। 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे नेपाल गवर्नमेंट को। अच्छा। वो 4 लाख के इक्विपमेंट आते हैं, 7.5 लाख नेपाल गवर्नमेंट की रॉयल्टी फीस होती है, और शेरपा की फीस होती है, बहुत सारी चीज़ों के खर्च होते हैं। 25 लाख मतलब 25,000 जो हाथ में नहीं देखे, वो 25 लाख कैसे इकट्ठा करें। देन मेरे को ये है कि आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, खुद करना होगा। 25 लाख कैसे इकट्ठा करूँ, दिन रात सोचती रही। अब आप और कल जैसा थोड़ी ना है कि PR एजेंसी हायर करें, ऐसे करें, ऐसी भी सोचनी पड़ती थी क्या करूँ। तो अखबार का बंडल उठाया, देखा कि उसमें प्रथम पृष्ठ पे किस ने इश्तिहार दिया, मतलब ये सब पैसे वाले हैं, इन सबको अपनी ब्रांडिंग करानी है। उन सब के 500 लोगों के नंबर निकाले, फिर उनको फ़ोन किया कि अब मेरे को नहीं पता था कि पहले HR नाम का कोई चीज़ होता है, क्या करूँ। तो मैं उनको बोलती थी मेरे को आपके हेड से मिलना है, क्या आपके हेड से मिलवा दूँ, बॉस से बात करो। मतलब हंसी में डाल देते थे। फिर 2-3 लोगों ने बोला हाँ ठीक है आप मिल लीजिए। फिर मैं उनके पास जाती थी, तो मेरे को मेरे गुरुजी ने जाने से पहले एक अच्छी बात की थी कि व्यक्ति आपको मदद तब करता है जब उसको भी उसका फ़ायदा दिखे। बिल्कुल। तो अब क्या करें, तो मेरे को सबसे पहले कई जगह गई, तो मेरे टीचर ने बोला हताश मत होना। बहुत लोग मना करेंगे क्योंकि वो उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके ऊपर लगाएंगे ना। तो ना करने वालों की बुरी मत मानना, हाँ करने वालों का एहसान मत भूलना, उनका नंबर और नाम लिखते जाना। तो वो मैं हमेशा आज भी करती हूँ। जैसे आपने मेरी मदद करी, तो मेरे को पता है कि मेरा मानव प्रवृत्ति मैं भूल जाऊँगी, तो मैं आपका नाम नोट कर लेती हूँ। और एवरेस्ट के टाइम भी जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की थी, मैंने सब लोगों को वहाँ से आने के बाद थैंक यू कार्ड दिया था। जिसने एक अपॉइंटमेंट भी कराया था, मैंने उसको भी थैंक यू दिया था। क्योंकि आप आपकी जो मदद करे उसका एहसान नहीं भूलो। उस व्यक्ति में एक मानवता और एक अच्छापन होता है, और यदि आपने उसको एक बार थैंक यू बोला ना, तो अगली बार वो 100 लोगों की मदद करेगा। सो मैंने आपके पास जैसे आती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आपने सुल्तान मूवी देखी है जी। तो सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे ना, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी। तो जैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है ना, वैसे ही मेरे साथ, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी तो आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे जी। तो आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे। ये आपकी पिच थी मैम, मैं बिल्कुल करता हूँ। सो इस तरह से लोगों को लगता था, इमेजिनेशन होता था, अरे उनका लोगो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचेगा। फिर मैं उनको रिबॉक का बताती थी, तो जो एकमात्र रिबॉक ऐसा ब्रांड है। सो मेरे को सबसे पहले 17,000 की स्पॉन्सरशिप हुई उपाध्याय मसाले वालों के पास से। देन फिर ट्राइडेंट ने मुझे स्पॉन्सर किया। उनका कहना था कि कितनी भी कुछ भी कंडीशन हो, आपको हमारा लोगो दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ तो कर रहे हैं। देन मुझे लगा था 2-3 लाख रुपए स्पॉन्सर करेंगे, उन्होंने सीधा 12 लाख स्पॉन्सर किया। ये भी 25 लाख की जर्नी चल रही है। yes.
उन्होंने 12 लाख स्पॉन्सर किया, फिर ऐसे ऐसे करके स्पॉन्सरशिप इकट्ठी हुई। अब नेपाल के चैलेंजेस सबसे अलग हो जाते हैं। मतलब मैंने मेरे पापा को जाने से पहले एक छोटा सा स्मार्टफोन दिलाया था कि तुम देखता रहिजो, मैं कभी कभी भेजूंगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके नेटवर्क नहीं आएगा। फिर फिर हम लोग बेस कैम्प पहुँचते हैं, एक कंपनी हायर करते हैं वैसे। अब चैलेंज शुरू होते हैं। 12 दिन में हम बेस कैम्प पहुँचते हैं, जहाँ आपका दिल ऐसे धक धक करता है ऐसे 16 मंजिला इमारत पे करता है जी। आप बेस कैम्प से कैम्प 1 12-13 घंटे में डेली क्लाइंबिंग करते हो। बेस कैम्प में आप खाना खा सकते हो, पर खाना नहीं खा सकते क्योंकि शरीर ऑक्सीजन दिमाग को देगा, पचने को नहीं देगा ना। वहाँ जाने के बाद आपका बॉडी का फेट मसल्स खत्म होता है, धीरे धीरे आपके सेल्स मरने लग जाते हैं। मैं आपको थोड़ा रुकूंगा क्योंकि जैसे मेरे को मतलब पहाड़ों का और कोई ज्ञान नहीं है, तो बेस कैंप कितनी हाइट पे होता है? 5345 मीटर ये बेस कैंप की हाइट है। वहाँ भी आपको चढ़ के जाना है? करेक्ट। ओके, ठीक। उसके बाद वो जर्नी अब शुरू हुई है। मेरे पैर में अभी से दर्द हो रहा है। पहाड़ चढ़ रहे हैं आप भी साथ जी, में? मैं चढ़ रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने सिर्फ एक बार वो वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे इतनी तकलीफ होती है लोगों को। मैंने जब किया था तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जहाँ माउंट एवरेस्ट इतनी बर्फ़ और बेस कैंप ही यहाँ पे जहाँ से जर्नी शुरू होनी है, तो वो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरे को भी ये अंतर बाद में पता चला कि पहले मैं क्लाइंबिंग करी, बाद में ट्रैकिंग करी। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं उस चीज़ को करते हैं जो उसको ट्रैकिंग बोलते हैं। जी। ओके, तो क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग तो अपने आप में अलग ही दुनिया हो जाती है। सो ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी चीज़ों में हारते हो या जीतते हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स या माउंटेनियरिंग स्पेशली, उसमें ऐसा है कि आप या तो जिंदा रहते हो मर जाते हो। तो इतना अंतर आ जाता है। तो बेस कैंप के बाद हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं हेड टॉर्च लगा के। उस समय स्नो हार्ड होती है, एवलांच कम आते हैं, दिन में बहुत बड़े बड़े एवलांच आते हैं। एवलांच मतलब आप समझते हैं ना? हाँ, मतलब जो हिमस्खलन आना बर्फ का, जिसमें आप दब के मर सकते हो, बहुत आते हैं। कुंभू ग्लेशियर में बड़े बड़े लेडर्स होते हैं जिनको आपको पार करना होता है। ऐसे वुमन ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्मोन्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। सो हम लोगों का पीरियड्स यहाँ 5 दिन आता है और 2 महीने कंटिन्यू आ सकता है। हम लोगों का ब्लड का कलर येलोइश हो जाता है रेड की जगह। हम लोगों को रैशेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड पहनने की वजह से, तो ऐसा लगता है चिंपांजी की तरह चलो, पैर बहुत छिल जाते हैं। हम लोग जो सूट पहनते हैं उसकी चेन अधिकतर पीछे होती है और सीट हार्नेस होता है, तो हम लोग कहते हैं अब कौन उतारेगा। तो महिलाएं कम पानी पीती है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उनके होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, उनका यूरिन का कलर रेड हो जाता है। इसलिए महिलाओं के लिए माउंटेनियरिंग थोड़ी और कठिन हो जाती है पुरुषों के मुकाबले में। और यहाँ जब हम बेस कैंप के बाद कैंप 1 पहुँचते हैं, बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते हैं, पानी पीते हैं, सपने आना बंद हो जाते हैं क्योंकि दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, हेडेक होता है, खून की उल्टियाँ होती है, पेट का एसिड बाहर आ जाता है। यहाँ पे हेली रेस्क्यू हो सकता है, इसके बाद नहीं होता। तो आधे लोग यहीं से वापस हो जाते हैं। हम लोग अभी बेस कैंप से कहाँ तक पहुँचे? कैंप 1 6100 मीटर 6100 जी 13 घंटे में पहुँचे हो आप कंटिन्यू चलने के बाद। जहाँ आपके पैर बार बार दर्द कर रहे हैं, आप लेडर पार कर रहे हो पर आप पलट नहीं सकते हो, पलटोगे तो ख़त्म हो जाएगी आपकी जर्नी। यहीं से फिर आप वापस आपको काठमांडू पहुँचना है। देन फिर बेस कैंप वापस पहुँच गए, रोटेशन एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड था। अगली बार कैंप 1 कैंप 2 पहुँचेंगे। कैंप 2 पहुँचने में मतलब हम लोगों ने 12 घंटे ये और 8 घंटे वो दोनों मिलाकर शाम 6 बजे हम कैंप 2 पहुँचते हैं। कैंप 2 वाला 6500 मीटर जी, जहाँ और लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो हेली रेस्क्यू हो सकता है यहाँ पे। कैंप 2 के बाद फिर हम बेस कैंप आएंगे। अब हम बिल्कुल हड्डी की तरह हो जाते हैं, हमारा फेट मसल्स ख़त्म होने लग जाता है, बहुत हड्डी जैसे बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मेरा चेहरा देखोगे, मेघा वर्मा एवरेस्टर मेरी प्रोफाइल है, उसमें डला हुआ है। चेहरे से इतनी छाल निकल चुकी होती है कि खून टपकता रहता है, तो वैसा आपका चेहरा हो जाता है। खुदरा बहुत ज़्यादा, जैसे चोट लगती है तो पीली पीली चमड़ी हो जाती है, पीली लाल, तो वैसे निकालते हैं, वैसे निकल जाती है। तो मैं आज आपकी स्किन बहुत यंग है, मेरी स्किन आपकी स्किन से 10 साल बड़ी है, उसकी इतनी लेयरें निकली हैं। चाहे मैं आज 29 साल की हूँ, मेरी स्किन जो होगी वो होगी 39 ईयर्स वाले व्यक्ति की। बहुत जल्दी, इसीलिए बहुत जल्दी क्लाइंबर्स को झुर्रियाँ आती हैं,
वो जल्दी बूढ़े होते हैं, उनके घुटने जल्दी ख़राब होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। हम्प निकल जाता है, जैसे मेरे को भी है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। देन कैंप 2 के बाद कैंप 3 होता है। कैंप 3 मतलब 7,900 मीटर, जहाँ हवा की रफ्तार होगी 180 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से। आप उड़ जाओगे, आपके टेंट भी उड़ सकता है। तो हम लोग कई 6 लोग एक ही टेंट में बैठते हैं कई दफ़ा जी। हवा की वजह से भी आपको फोर्स फाइट हो सकता है वहाँ पे। इतना -47 हो शुरू हो जाता है वहाँ पे। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट है, तो हम एंकर लगा के रहते हैं वहाँ पे। कैंप 3 मतलब 7,900 के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं। 7,900 मीटर मतलब डेथ जोन, जहाँ पे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है। तो गार्बेज डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। यदि आज मैं मरती हूँ और 25 साल बाद आप जाओगे तो मैं आपको ऐसी ही दिखूंगी, बस थोड़ी वाइट हो जाऊंगी। वो ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो डेड बॉडीज़ अलग हो सकती है। तो माउंट एवरेस्ट पे 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। तो मैम वहाँ कोई उनको डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू कर नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार आपको उनके ऊपर से भी क्रॉस करना है। तो यह सबसे कठिन होता है जब आपका मन करता है कि यार ये भी तो यही करने आया होगा। हाँ, गिव अप। तब लगता होगा गिव अप, एक ख्याल तो आता होगा कि अब जाके करोगे क्या, सबके मन में आता है। मैं तो यही बोलती हूँ कि यहाँ से पलट के करेंगे क्या। तो वहाँ तो हर टाइम आपका दिमाग यही बोलता है अब नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा। शरीर, एनर्जी सब खत्म हो चुकी होती है। देन कैंप 4 पहुँचने के बाद मौसम ख़राब होने लगा। हम 8,100 मीटर पे 2018 में। तो मेरे शेरपा ने कहा कि बहनी सबमिट कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे, तुम तो कुंवारी हो, मेरे तो बाल बच्चे हैं। तो मैं जिद कर रही थी, दाई मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, मेरे को जाना है। तो उसने मना कर दिया। और जो बच्चे आत्महत्या करते हैं स्पेशली ये उनके लिए है वो शब्द मेरे शेरपा ने जो बोला था कि पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेंगे। ये कितनी बड़ी लाइन थी वो, उसने मेरे को वही बोला कि मर जाओगे तो क्या। फिर वो मुझे वापस लेकर आया। मेरा 700 मीटर बस था। फिर मैं वापस आई। यहाँ पे अखबारों में छप गया था कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने कर लिया। फिर मैंने बोला नहीं, मेरा नहीं हुआ, 700 मीटर रह गया। फिर उन लोगों के ताने पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा सुने। देन फिर अगेन 2019 में तैयारी करने के लिए, 2018 ही चल रहा था, मैं एक इंस्टीट्यूट है वहाँ गई। ट्रेनिंग के दरमियान विलियर क्या तो विलेज छूटा। 4 जुलाई 2018 को मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी, गर्दन के पास से, बीच में से और टेलबोन के पास से। देन 9 मंथ का बेड रेस्ट। फिर अगेन तैयारी 2019 शुरू हो गया था। फिर हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, 21 किलोमीटर दौड़ना। कोई मदद के लिए रेडी नहीं था। बॉय कट बाल करा लिए थे मैंने क्योंकि जुएँ बहुत हो गई थी। वो मुझे लगता है वो सबसे कठिन टाइम था मेरी लाइफ का, जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। और मैं जब मनाली से दिल्ली बस में आई थी, मेरे दांत तक चिपक गए थे दर्द की वजह से। और 9 महीने जब बेड रेस्ट पे रही, तब घर वालों ने घर आने से मना कर दिया था। और ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं बचा, सब तो ख़त्म हो गया। शून्य पे आ गई थी, एकदम शून्य पे, जहाँ बड़े बड़े सपने और भगवान आपको उसे धड़ाम से फेंके। तो वो सबसे कठिन आज तक का वो टाइम था, सबसे कठिन। देन अगेन रिकवरी के बाद फिर स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया और वही 2 महीने का एक्सपीडिशन। और तैयारी के बाद मैं 22 मई 2019 सुबह 5 बजे मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ हम चंद सेकंड के लिए भी ग्लव्स निकालते हैं, उंगली काटनी पड़ जाती है, इस टेम्परेचर में भारत का झंडा लेके खड़ी थी 8,848 मीटर पे। मैं क्या बोलूँ, मैं सोचा कि वहाँ मेरे को लगा कि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं और झंडा गड़ने वाला। मेरे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपका एक अटेम्प्ट फेल भी हुआ है। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। तो उसके बाद क्या बदला, वो जब वो मुकाम आपने हासिल कर लिया उसके बाद क्या बदला? बहुत कुछ बदला। मेरे खुद के जीवन में तो बदला, पर आसपास के एनवायरनमेंट में बदला। मैं जब वापस आई तो मुझे किसी और की ऑक्सीजन मिली थी। वैसे मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। मुझे जिनकी ऑक्सीजन मिली है वो शरद कुलकर्णी, अंजलि कुलकर्णी, जो हस्बैंड वाइफ थे, जो क्लाइंबिंग करने गए थे और उनकी वाइफ के ऊपर डेथ हो गई थी। तो उनका सिलेंडर मुझको मिला था, जिससे मैं ज़िंदा हूँ आज।
तो उन्होंने जो मराठी और इंग्लिश में किताब लिखी उसमें जिक्र भी किया है कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें चल रही है। तो मुझे लगता है मेरी सांसें बहुत कीमती। और बदला जो है ये था कि गांव पे जो कल तक पापा को लोग ताना दे रहे थे, तमाई छोरी नयो तमाशो करती रहे, जब मैं घर आई तो वो लोग डीजे बज रहा था, पापा को कंधे पे लेके नाच रहे थे लोग। वो मोमेंट बदला पेरेंट्स की लाइफ में। सोशली बदला, जहाँ लोग तरह तरह की चीज़ें लड़कियों के साथ करते थे। अब ये हुआ कि सीहोर जाकर उनको पढ़ाई करने का अवसर मिलने लगा। कई लोगों को उनकी पसंद की फील्ड चुनने का अवसर मिलने लगा। पूरे मध्य प्रदेश की जब मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तब मेरा यही मकसद था कि मुझे काम करना है। जन्म का उत्सव एक जैसा, पहला कदम ही सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर, इन सब पे काम करने का मौका मिला। मेरे को पता है कि सांस की कितनी कीमत होती है, तो मैंने इन्वायरमेंट के लिए काम करना शुरू किया, पानी के लिए काम करना शुरू किया। तो हर उपलब्धि के बाद समाज में परिवर्तन होता है। और आपने जितने भी अभी काम बताए तो मुझे लगता है कि ये सारे थॉट्स ना वहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि मैं सोच रहा था, आपने बताया कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं था तो आपने उस फील्ड में काम किया, आपने बताया कि वहाँ पे खाने की कितनी दिक्कत थी, और तो अब तो ये हो गया कि हम लोग चोटी चढ़ चुके हैं। अब समुद्र पे आना चाहूँगा मैं क्योंकि आपने गहराई भी नापी है। उसके बारे में बताइए, स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बताइए। क्या वो मस्ती भरा था या बहुत ज़्यादा इतना ही खतरनाक था जितना कि आपकी क्लाइंबिंग की जर्नी है? तो लोगों को एटलीस्ट पहाड़ के बारे में पता है। हमारे इंडिया में तो क्या कहूँ, जानकारी का इतना अभाव है कि लोगों को पता ही नहीं है। स्कूबा डाइविंग तो अब पता चलने लगी है लोगों को, मूवीज के बाद। सबसे ज्यादा वो कौन सी मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी मेरे उसके दिमाग में बाद लोगों को स्कूबा डाइविंग पता चली। सो स्कूबा डाइविंग फन, उसके बाद आता है टेक्निकल स्कूबा डाइविंग। तो उसको आप कैसे समझेंगे, द गाजियाटेक एक मूवी देखना जी, उसमें जैसे पनडुब्बी के कलपुर्जे निकलते, सेम हम जब 30 मीटर के बाद जाते हैं तो प्रेशर ऐसे काम करता है कि बॉडी वाइब्रेट करती है। तो टेक्निकल स्कूबा डाइविंग माउंटेनरिंग से ज़्यादा कठिन है। इससे भी कठिन है? इससे भी कठिन है, क्योंकि मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम की नालायक छात्रा, यहाँ आपको फिजिक्स का पूरा चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आएगा अर्जेंटीना से, तो उसको भी इतनी इंग्लिश नहीं आती और वो आपको पढ़ाएगा इंग्लिश में। तो वो सबसे कठिन था, पढ़ाई करना जी। पानी के अंदर आप तुरंत मर सकते हो, यहाँ सेकेंड में काम होगा, क्योंकि पहले कोर्सेज होते हैं, ओपन वाटर, एडवांस वाटर, नाइट्रोक्स, ऐसे कोर्सेज होते हैं। भारत में हमारे यहाँ एक ही जगह इंस्टीट्यूट है, पौंडीचेरी में, क्योंकि वहाँ जिप्मर अस्पताल है। मरीन से रिलेटेड कुछ भी इंजरी होगी तो वहाँ इलाज हो सकता है, पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। तो कितना जानकारी का अभाव है हम लोगों के पास। टेक्निकल स्कूबा डाइविंग को आप ऐसे समझिएगा, प्रेशर कैसे काम करता है कि यहाँ अंडा फोड़ेंगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। पानी के अंदर अंडा फोड़ेंगे तो वो येलो के ऊपर वाइट कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे हमारे लंग्स के साथ होता है। यहाँ बॉटल खाली रखेंगे तो कैसी फुली फुली दिखेंगी, ऑटोमेटिकली नीचे जाएंगे तो वैसे कुछुम हो जाएगा, एकदम कुछुम। तो वही हमारे साथ होता है जी। तो हम लोग जब 30 मीटर के नीचे जाते हैं तो बॉडी वाइब्रेट करती है। ऑक्सीजन जो गैस है वो 6 मीटर के बाद प्योर नहीं लेके जा सकते, वो जहरीली हो जाती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी बोलते हैं उसको। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नार्कोटिक गैसें होती हैं, उनको ब्रीथ करोगे तो शराबी की तरह आपका दिमाग घूमेगा। तो हम हीलियम का यूज़ करते हैं या नॉर्मल एयर का यूज़ करते हैं। नीचे जाने के बाद डाइव कंप्यूटर होता है, बहुत मैनेज करना पड़ता है, प्रेशर मैनेज करना पड़ता है, गैसों का मैनेज करना पड़ता है। मरीन को टच नहीं कर सकते, जहरीली जीव होते हैं। स्कॉर्पियन फिश होती है जो बिल्कुल रेतीली दिखती है, उसको टच कर लिया तो उसके जहर से नहीं मरोगे, पर उसका जहर का दर्द ऐसा होता है कि 100 हथौड़े कोई मार रहा है आपको, तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है पानी में, तो उससे आप मर जाओगे। सी स्नेक आपके पास आता है, करंट होता है पानी में। यहाँ क्या होता है, करंट मतलब इलेक्ट्रिक, वहाँ होता है पानी की जो धाराएं आती है उसको करंट बोलते हैं। डाउन वैली, मिडिल वैली, अपर वैली करंट। तो करंट को आप फेस करना, आपको बॉयंसी मेंटेन करनी, जैसे आप स्पेस में बॉयंसी मेंटेन करते हो। ब्रीदिंग पैटर्न होता है, 3 सेकंड में लेना है, 6 सेकंड में छोड़ना है। 6 सिलेंडर आपके आसपास है, उनको आपको मैनेज करना है। आपका बॉडी आपके साथ है, उसकी जान की रखवाली आपको करना है, आपको उसकी रखवाली करना है। सिर्फ एक छोटा सा तार जैसा हम लोगों ने हमारा एक रस्सी डाल दी है ताकि हमें सामने रहे कि हम दोनों आसपास एक दूसरे के रहें। तो टेक्निकल डाइविंग मतलब माउंटेनरिंग से और ज़्यादा कठिन, क्योंकि आप सेकंड में मर जाओगे यहाँ जी। गलत गैस का हम लोगों ने वो ले लिया, ब्रीथ कर लिया तो आप मर गए। ब्रीथ करने में कितनी सी टाइम लगी, सेकंड में मर गए आप। तो हम लोग
इस तरह से मैनेज करते हैं। टेक्निकल स्कूबा डाइविंग मैंने 147 फीट नीचे 2 साल की ट्रेनिंग के बाद किया। डाइविंग करने के बाद भी जब आप ऊपर आते हो ना, तो आपका अटेम्प्ट का सर्टिफिकेट 2 दिन तक नहीं दिया जाता है। अगर जिंदा हो तो मिल गया ऐसा? आपको आने के बाद ये है कि आपको तेज चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है। यदि आप तेज चलते हो या दौड़ते हो तो हमारी बॉडी में अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ब्रीथ कर ली, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? शरीर में रहेगा, तो वो कैसे जाएगा? बबल फॉर्म में। इसको आप समझेंगे कोको कोला की बोतल को कैसे गोल गोल होते हैं और उसको ग्लास में डालेंगे तो कैसे किनारे पे रहते हैं। तो हम डाइविंग करने के आने के बाद भी हम वो खाली ग्लास में जो बबल है उसकी तरह है। हमारे बॉडी में नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं। अब हम तेज कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुंचा के क्या करेगा? कार्डियो अरेस्ट कर देगा, तो आप मर जाओगे। आप हेलीकॉप्टर से ऊपर नहीं जा सकते हो ना, आप DCS की वजह से मर जाओगे। गर्भवती महिला डाइविंग नहीं कर सकती, उस समय ना गर्भपात हो जाएगा। तो ऊपर आने के बाद भी हम 2 दिन तक कुछ नहीं करते थे। तो जो भी टेक्निकल स्कूबा डाइवर होता है वो अच्छा हट्टा कट्टा हो जाता है। आने के बाद एक तो बहुत ही भूख लगती है, तो कुछ भी मिलता है हम लोग वो खा लेते हैं। दूसरा, कुछ भी हैवी नहीं करना है वरना आप मर सकते हो। कुछ भी किया तो गए। सो ये टफ हो जाता है। देन 362 हाँ 362 मेरी नॉर्मल डाइव थी ऐसी। मेरी 201 203 के लगभग मेरी टेक्निकल डाइविंग थी। जब मैं नीचे जाती थी, टेक्निकल डाइविंग मतलब एक डाइविंग भी बहुत कॉस्टली होती है, 70 हज़ार की होती है जब अटेम्प्ट डाइव होती है। 45 मीटर जाने के लिए वो बोट से जाना पड़ता है, डाइव साइट में जाना पड़ता है, करंट होता है, आपका इंस्ट्रक्टर, उसकी गेस से, आपकी गेस से, माइंड से प्रिपेयर होना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं कि बचेंगे। बहुत चीज़ें प्रिपेयर होने के बाद जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने इंडिया रिकॉर्ड का तैयारी की थी, पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए बना था कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने 4 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन सबमिट किए हों और फिर वो शख्स 147 फीट नीचे गया हो। तो हम लोगों का फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और फाइनली ये मेरा अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। जो मैं वापस आई, पौंडीचेरी में खूब जश्न मना और मेरे घर वाले बोलते बस अब जान की जोखिम मत दीजिए, बहुत हो गए है। कोई भी यही बोलेगा मैम। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मतलब एक बार वो किया उसके बाद सच में मतलब मुझे लग रहा था मरने के और कितने ज़्यादा मतलब कुछ भी एक गलती और आप खत्म। मेरे पास अब बहाने के लिए ना कोई रीज़न नहीं बचा आपसे मिलने के बाद। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और ये थी मेघा जी। गांव पॉडकास्ट में ऐसे ही लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।